12 मार्च 1993 शुक्रवार का दिन दोपहर के 1:30 मुंबई, भारत की आर्थिक राजधानी, वो शहर जो कभी नहीं सोता। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की इमारत के बाहर एक नीली मारुति कार खड़ी थी। एक आम सी कार, किसी ने ध्यान नहीं दिया। फिर एक धमाका हुआ। यह कोई फिल्म का डायलॉग नहीं था। 257 लोग मर गए एक झटके में, 713 घायल हुए, पूरा मुंबई दहल गया। लेकिन यह सिर्फ एक धमाका नहीं था दोस्तों। उस एक दिन में सिर्फ 157 मिनटों में मुंबई में 13 जगह एक साथ बम फटे। 13 धमाके, 157 मिनट। और एक आदमी जो उस वक्त दुबई में बैठकर चाय पी रहा था, उस आदमी का नाम था दाऊद इब्राहिम कास्कर। आप सोचिए, एक इंसान ने पूरे शहर को कैसे जला दिया और भारत सरकार उसे आज तक पकड़ क्यों नहीं पाई? यही सवाल आज हम सुलझाएंगे। लेकिन इसे समझने के लिए हमें वापस जाना होगा 1955 में। मुंबई का डोंगरी इलाका, एक छोटी सी गली, एक पुलिस वाले का बेटा पैदा हुआ। नाम रखा गया दाऊद इब्राहिम। क्या आप जानते हैं, जिस बाप ने कानून की रक्षा की, उसके बेटे ने उसी कानून को तोड़ने में पूरी जिंदगी लगा दी। 1970 के दशक में दाऊद ने डोंगरी की गलियों से शुरुआत की। छोटी मोटी चोरी, फिर तस्करी, फिर हत्या। 1980 तक दाऊद मुंबई का सबसे खतरनाक गैंगस्टर बन चुका था। उसने पठान गैंग को तोड़ा, करीम लाला को चुनौती दी और हाजी मस्तान की जगह खुद बैठ गया। लेकिन असली खेल 1984 में शुरू हुआ। दाऊद का करीबी दोस्त था शब्बीर इब्राहिम कास्कर। उसका सगा भाई 1984 में पुलिस एनकाउंटर में शब्बीर मारा गया। दाऊद टूट गया, या यूं कहें दाऊद और ज्यादा खतरनाक हो गया। 1986 में वो दुबई भाग गया। लेकिन मुंबई की गलियों पर उसकी पकड़ नहीं छूटी। दूर से धागे खींचता रहा और हमारा शहर नाचता रहा। दोस्तों, डी कंपनी सिर्फ एक गैंग नहीं था, यह एक साम्राज्य था। 1990 तक दाऊद के नेटवर्क में 5 से ज्यादा लोग काम करते थे। दुबई, पाकिस्तान, इंग्लैंड, कनाडा और यूएई में उसके ठिकाने थे। हर साल $2 बिलियन से ज्यादा का काला धंधा। यह कोई अनुमान नहीं, यह इंटरपोल की रिपोर्ट में दर्ज है। लेकिन असली मोड़ आया दिसंबर 1992 में। बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद मुंबई में दंगे भड़के, सैकड़ों लोग मरे, शहर जला और यहीं पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ईसी ने अपना खेल खेला। इसी के अधिकारी दाऊद के पास दुबई पहुंचे। प्रस्ताव रखा, भारत को ऐसा घाव दो जो कभी न भरे। दाऊद ने हां कह दी। यह कोई अनुमान नहीं है दोस्तों, यह 2013 में भारतीय अदालत में पेश किए गए चार्जशीट में दर्ज है। 1993 मुंबई ब्लास्ट्स केस, टाडा कोर्ट। टाइगर मेमन दाऊद का सबसे करीबी ऑपरेटिव मुंबई आया। उसने लोगों को भर्ती किया, आरडीएक्स मंगवाया। वो आरडीएक्स पाकिस्तान से आया था, समुद्र के रास्ते, रात के अंधेरे में। और हमारे सीमा रक्षकों को खबर तक नहीं हुई। क्यों? क्योंकि कुछ लोगों ने पैसे लेकर आंखें बंद कर ली थी। यह था तीसरा दुश्मन, हमारे ही अंदर का दुश्मन। 12 मार्च 1993 को धमाके होने से पहले खुफिया जानकारी थी। जी हां दोस्तों, खुफिया जानकारी थी। आईबी यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो को फरवरी 1993 में ही संकेत मिल चुके थे, मुंबई में कुछ बड़ा होने वाला है। लेकिन वो जानकारी सही जगह नहीं पहुंची। फाइलें घूमती रहीं, अफसर बदलते रहे और 12 मार्च को मुंबई जली। 257 निर्दोष लोग मारे गए। उनमें से कई तो बस काम पर निकले थे, सपने देखते थे, घर लौटने का इंतजार करते थे। वो घर नहीं लौटे। धमाकों के बाद सीबीआई की जांच शुरू हुई। लेकिन टाइगर, मेमन और दाऊद दोनों पहले ही देश छोड़ चुके थे। टाइगर मेमन 13 मार्च को ही, यानी अगले ही दिन पाकिस्तान पहुंच गया था। सोचिए, 257 लोग मर गए और मुख्य साजिशकर्ता अगले 24 घंटे में सुरक्षित निकल गया। ये हमारी सबसे बड़ी नाकामी थी। और दाऊद, वो दुबई में बैठा था, आराम से। अगले 10 साल तक भारत सरकार उसे पकड़ने की कोशिश करती रही,
हर बार खाली हाथ लौटी। क्या यह देश कभी बदला ले पाएगा? दोस्तों, भारत में एक कहावत है, सब्र का फल मीठा होता है। हमारे जासूस चुप थे, लेकिन बैठे नहीं थे। 1994 में निया के पूर्ववर्ती संगठन और सीबीआई ने एक गुप्त ऑपरेशन शुरू किया। कोड नाम सार्वजनिक नहीं है, लेकिन उस ऑपरेशन में एक नाम केंद्र में था, याकूब मेमन, टाइगर मेमन का भाई। याकूब एक चार्टर्ड अकाउंटेंट था। उसने ब्लास्ट्स में पैसा लगाया था, नेटवर्क को फंड किया था। 1994 में याकूब नेपाल से भारत आने की कोशिश कर रहा था। एक अनजान रेलवे स्टेशन पर उसे पकड़ लिया गया और यहीं से एक धागा मिला। याकूब की गिरफ्तारी से पूरे नेटवर्क की परतें खुलने लगीं। एक एक करके 100 से ज्यादा आरोपी गिरफ्तार हुए। लेकिन असली मोड़ आया 2013 में, जब एक गुमनाम अधिकारी, जिसका नाम आज भी सार्वजनिक नहीं है, ने एक महत्वपूर्ण गवाह को सुरक्षित अदालत तक पहुंचाया। उस गवाह की जान को खतरा था। डी कंपनी ने उसे धमकियां दी थीं, लेकिन हमारे उस अधिकारी ने अपनी जान दांव पर लगाई और गवाह अदालत पहुंचा। अफसोस, उस अधिकारी को आज तक कोई पुरस्कार नहीं मिला, कोई सम्मान नहीं, कोई पहचान नहीं। यही है हमारे असली नायकों की कहानी। 1993 से 2015 22 साल तक 257 परिवार इंतजार करते रहे न्याय के लिए। 21 जुलाई 2015 सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, याकूब मेमन की फांसी की सजा बरकरार रखी गई। 30 जुलाई 2015 सुबह 7:30 पर नागपुर सेंट्रल जेल में याकूब मेमन को फांसी दी गई। 22 साल बाद एक आंशिक